अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जो हमारी कम्युनिटी है उसके लिए हमने एक शुरू किया है कि जो नए लोग आए हैं या जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनको हम इंफॉर्मेशन दें कि जो घर नए ख़रीदने के लिए आदमी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, बहुत ज़्यादा उसको फ़िक्र होती है कि मैं घर तो ले लूँ, पता नहीं इसको पे भी कर सकूँगा या नहीं करूँगा। वो इसी डर की वजह से घर लेते हुए घबराते हैं। और तो इसी आपकी जो आपके जो सवालात हैं और जो भी इनकरेजमेंट होगी आपकी हौसला अफजाई के लिए कि आप बजाय रेंट पे, क्योंकि अब आप यहाँ रहने के लिए आए हैं, आप कोई टेम्परेरी कोई जॉब के लिए या किसी और के लिए नहीं आए। तो आपको सबसे पहली आपकी एफर्ट ये होनी चाहिए कि आप अपना घर ले लें, क्योंकि जो आप उसमें मॉर्गेज देंगे वो उसमें से तकरीबन ज़्यादातर डिपेंड आप कितना आपने सेट किया है, ज़्यादातर उसका इंटरेस्ट में जाता है। और वो एक लेकिन एक पार्ट आपके घर की प्राइस में आ जाता है, वो आपको दोबारा मिल जाता है मसलन। फिर जो टाइम के साथ घर की प्राइस भी ज़्यादा होती हैं, बढ़ती है, तो उसकी वजह से आपको जब आप घर बेचते हैं बड़ा फ़ायदा होता है। बाद लोगों को तो डबल और ट्रिपल तक भी पैसे मिल गए। जब ये पीक का ज़माना आया उन्होंने लो में लिया। तो आज हमारे साथ एक बड़ी मशहूर हमारी कैलगरी की है जो बहुत ज़्यादा चीज़ों में है लेकिन रियल एस्टेट के काम में भी हैं, रुमीसा बेग। तो हमारी कम्युनिटी की बहुत आप जानी जानी आप पहचानी शख्सियत हैं, तो उनको हमने आज अपने इसमें मदऊ किया है डिस्कशन में कि वो आपको बहुत सारे हमारे सवालात हैं, हर हम उसको डिस्कस करेंगे कैटेगरी को, ताकि आपको मुकम्मल आइडिया हो नया लेने के लिए। तो अस्सलाम वालेकुम रुमीसा बेग एंड वेलकम टू द डिस्कशन। तो आप ज़रा अपना पहले इंट्रोड्यूस करा दें, फिर उसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछने शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम आरिफ भाई, बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने के लिए। और मैं रियल स्टेट में जब से आई हूँ, मुझे वाकई फील हुआ है कि बहुत से क्वेश्चंस हैं जो अनआंसर्ड होते हैं, और बहुत से लोग उन इंफॉर्मेशन के लिए या तो गूगल को सर्च कर रहे होते हैं, या ये कि अपने रियल्टर से या हमारे पास जो गैदरिंग्स होती हैं तो दूसरे लोगों से डिस्कशन कर रहे होते हैं, लाइक लिविंग रूम डिस्कशंस, जैसे ड्राइंग रूम डिस्कशंस सही जिनको है। कहेंगे। पहले मुझे ऐसा लगता था लाइक अगर आपकी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, दीज आर द बेस्ट सोर्सेस। बट जब से मैं इंडस्ट्री में आई और नॉलेज आई, तो लिटरली कई ड्राइंग रूम डिस्कशंस ऐसे होते थे कि लाइक लिटरली मेरी आंखें हो जाती, दैट्स अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। लेकिन सही जो है। देने वाले होते थे वो इतने कॉन्फिडेंस से दे रहे होते थे, और सारे लोग कहते थे ये गलत कह ही नहीं सकते, एंड आई वाज लाइक सही है, मोस्ट ऑफ द पार्ट दे आर सेइंग राइट। लेकिन इतनी मिस इन्फॉर्मेशन इसमें है कि अगर मैं उनको साइड में लाके बोलूं भाईजान ये कुछ ज्यादा गलत हो गया, तो वो कोई मानेगा भी और यकीन नहीं करेगा कि इतनी मिस सही है। इन्फॉर्मेशन किसी को हो सकती है। भाई इसीलिए हमने आपको ज़हमत दी है कि आप आए और इनवाइट किया ताकि आप आए, ताकि ये बहुत सारी, मैं एक बिल्कुल। छोटा सा किस्सा बता दूं जो मैंने पहले भी बताया था कि जब मैं नया नया कैलगरी आया था ना, तो मैं एक बस स्टॉप पे खड़ा हुआ, तो वहाँ एक खातून थी साथ ही खड़ी हुई। तो मेरी ऐसी उससे बात हुई, मैंने कहा मैं नया आया हूँ, मैं घर रेंट के लिए देख रहा हूँ। तो वो कोई ना रियल्टर थी ना वो मॉर्गेज वो थी, ब्रोकर, वैसे ही कहीं जॉब में डाउनटाउन में करती थी। तो उसने मुझे वहाँ खड़े खड़े 10 मिनट में पूरा प्रोसीजर समझाया। उसने कहा तुम रेंट पे नहीं लो, तुम घर अपना ले लो। तो उस तरह से बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में आपने एक्सप्लेन करना है हमें, जो नए जो फर्स्ट टाइम होम होम बायर्स हैं उनको, कि आप ज़रा उनके सारे ये जो उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन है। और हमारी कम्युनिटी और पाकिस्तानी इन कामों में बड़े ही तेज हैं। उनको अलिफ बेते का नहीं पता होता और टांग अड़ा देते हैं हर चीज़ में। अब मेरा काम ड्रिलिंग का, मैं इराक के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। एक मोहल्ले में किसी ने बुलाया रात के खाने में, वहाँ गया, कोई टैक्सी ड्राइवर ऊबर का मेरे साथ इराक की बहस कर रहा है कि नहीं वहाँ ड्रिलिंग ऐसे नहीं ऐसे होती है और इतनी डेप्थ पे। मैंने कहा यार तू आदमी है कौन है, तुझे अली बेते का नहीं पता और तू मेरे साथ उलझ रहा है बेकार का। तो वही आपने बात की है कि वहाँ ऐसे कॉन्फिडेंस से बैठ के बता रहे होते हैं कि बस जैसे वो ही हैं सब कुछ, और आप उनको सही भी बताएंगी तो आपको वो काउंटर करना शुरू कर देंगे। तो जी आप बिल्कुल कंटिन्यू करें।
तो मैंने कुछ क्वेश्चंस जो आपसे टाइम मिला था पहले डिस्कशन करने का, कुछ सही है। कैटेगरीज बनाई हैं जिसके कुछ सही है। क्वेश्चंस हैं। लिस्ट थोड़ी लंबी है, सो आई विल ट्राई टू गो रियली फास्ट, सबका टाइम सही है। बचे। अननेसेसरी एग्जाम्पल्स में मैं नहीं जाऊंगी, अनलेस कि बहुत समझाना ज़रूरी हो तो फिर मैं ठीक है। एक्सप्लेन करूंगी। अच्छा, और जो क्वेश्चंस ना आंसर हो पाए या किसी को व्यूअर्स में से किसी को कोई मजीद पूछना हो, दे आर ऑलवेज वेलकम टू सेंड मी अ डीएम और बुक अ मीटिंग। और अगर मुझे लगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो हम एक और सेशन लेटर भी कर सकते हैं और इन पर्सन बिल्कुल भी भी। ऑफिस में अरेंज कर सकते हैं ताकि लोग आए। लाइक आई नो एवरीवन इज सो बिजी, बट आप इतनी बड़ी जिंदगी की एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो सही है। उसके लिए अगर आपको अपना 1 घंटा भी निकालना पड़ जाता है, इट्स वर्थ इट, बिकॉज यू नो कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले रहे हैं। और यू ऑलवेज गो फ्रॉम देयर। और अगर आपके दिमाग में जो क्वेश्चंस हों किसी के जो हमारे आज के सेशन में ना भी कवर हो पाए, तो सही है। एवरीवन कैन सेंड मी अ डीएम। तो हम हम स्टार्ट करते हैं। जो हमने पार्ट 1 डिसाइड किया है वो आमदन, क्रेडिट और माली तैयारी, जिसे हम हाँ। कहेंगे इनकम, इनकम, क्रेडिट एंड फाइनेंशियल प्रिपेयर्डनेस। जी बिल्कुल। तो जो पहला क्वेश्चन आपने मुझे दिया था कि मेरी मौजूदा आमदन के मुताबिक हकीकतन कितने कीमत का घर मैं अफोर्ड कर सकता या कर सकती हूँ। सही है। अच्छा, देखिए हर एक की ख्वाहिश है, आइडियली मुझे एक बड़ा प्यारा सा डिटैच घर हो, फ्रंट गैराज हो, अच्छा सा बैठने का डेन भी हो, मर्दों औरतों का कमरा अलग हो, लीगल बेसमेंट हो जाए तो क्या बात है, वॉकआउट लॉट हर एक को पसंद है, बैकिंग ऑन ग्रीन स्पेस, लाइक वो आइडियल चीजें हैं जो हम में से हर एक अगर घर लेना चाहता है तो उसको तो वो लगती हैं। चाहता है, वो बिल्कुल भी। चाहता है और चाहता है कि नीचे से बेस, अच्छा कुछ ना भी हो तो लीगल बेसमेंट तो हो ही हो, ताकि वहां से जो रेंट आए वो आपकी मॉर्गेज को भी सप्लीमेंट करे। सही। अब सारी चीजें आ जाती हैं कम बैक टू कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है। तो सही है। अब मैं जो स्क्रीन पे ये शेयर कर रही हूँ स्लाइड आपके साथ, उसके अंदर आप देख सकते हैं कि बैंक के स्ट्रेस टेस्ट करने का स्टाइल ऐसा होता है कि उनके दो रेशियोज होते हैं, जीडीएस और टीडीएस। जीडीएस और टीडीएस में ये हो रहता है कि आप अपना प्रिंसिपल लें, इंटरेस्ट लें, प्रॉपर्टी टैक्स, हीट और 50% कॉन्डो फीस अगर कि कोई कॉन्डो ले रहा है, इन सही है। सबको आप कैलकुलेट करें। और उसके बाद वो जो नंबर आएगा वो आपका ग्रोस मंथली इनकम का 39% से लेस होना चाहिए। लेट्स से अगर कोई जितनी इनकम है 39% से लेस होना चाहिए, कम होना बिल्कुल। चाहिए, लेट्स से अगर कोई 5,000 मंथली अर्न करता है, जिसकी ग्रॉस इनकम, नेट की हम बात नहीं कर रहे हैं, ग्रॉस की बात कर रहे हैं, तो आप उसका, अब देखें, आप एक 8 लाख का घर देख रहे हैं उसकी मॉर्गेज पेमेंट, और एक 5 लाख का घर देख रहे हैं उसकी मॉर्गेज पेमेंट, दो डिफरेंट नंबर्स होंगे। सही, आप 5 लाख का उठा लें नंबर, जो भी आप आरबीसी का उठा लेते हैं, आप किसी भी बैंक की ऐप पे जाते हैं ना, तो लोग यूजुअली प्ले अराउंड, एक कैलकुलेटर होता है, अच्छा ये नंबर डालो, अगर 4 लाख का लोन है तुम पर तो कितनी मॉर्गेज पेमेंट बनेगी। तो ये एक इजी, किसी भी बैंक की वेबसाइट के ऊपर आप जाके मॉर्गेज कैलकुलेटर फाइंड करके ऐसे जस्ट प्ले अराउंड करें। सही आपको है। अच्छा 5 लाख का घर आप देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की डाउन पेमेंट कर रहे हैं आप, तो यानी कि आपका लोन 4 लाख का आने वाला है। अब ये 4 लाख का लोन पे जो भी बैंक की ऐप आपको नंबर बता रही है, 2,500 बता रही है, 2,200 बता रही है, जो भी नंबर बता रही है, आप वो ऐड करें। उसमें प्रॉपर्टी टैक्स जो मंथली अमाउंट है वो ऐड करें। एक एवरेज घर का जो मॉर्गेज पेमेंट्स में हम लेते हैं, अराउंड $100 हीटिंग का बिल ले लें। आई नो यूटिलिटी बिल बहुत बड़ा होता है, पर बैंक से हीट की पेमेंट देख रहा है, और 50% कॉन्डो फीस डाल दें। अगर आपको लगता है ये कैलकुलेशन करने के बाद आपकी जो आमदन है $5,000, उससे उसका 39% नहीं आ रहा है, एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स आपका बैंक आपको 5 लाख के लिए नहीं अप्रूव करने वाला है। सही है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इन रेशियोज को रेंज में लाना है। और जो दूसरा नंबर वो देखते हैं, एक तो ये 39% हो जाते हैं, और जो दूसरा आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है नंबर, वो टीडीएस का नजर आ रहा है। उसमें मतलब ये सारे तो आपने खर्चे जमा करे, अब इसमें लोन पेमेंट्स भी डाल दें, उसका वो पांच सही है। परसेंट का मोर रूम दे रहे हैं आप। किसी की स्टूडेंट लोन है, किसी की कार पेमेंट है, एक और फर्नीचर लोगों ने खरीदे रखे होते हैं घर पे, वो फ्लेक्सिटी कार्ड्स पे उठाए हुए होते हैं, तो कोई लाइन ऑफ क्रेडिट की पेमेंट्स वो सब उसमें जा रहे हैं। तो इस तरह से उनको पता चलता है कि बैंक आपको अप्रूव किसके लिए कर रहा है। सही है। दूसरा है, कैलगरी में मॉर्गेज अप्रूव कराने के लिए कम से कम कितना क्रेडिट स्कोर होना चाहिए। अम, एक गुड क्रेडिट जो आपको अपने एप्स पे भी नजर आएगा, आप जो भी क्रेडिट कार्ड रखते हैं, 660 प्लस इज अ गुड और एक्सलेंट। इससे कम अगर स्कोर होता है तो बैंक
को मसला होता है। और अगर हम जैसे हर एक देखें प्रेफर करता है कि उसे ए लैंडर मिले। ए लैंडर का मतलब है हमारे जितने बड़े बैंक्स हैं बड़े और बैंक से सही मोनोलाइंस है। होते हैं। जी, मोनोलाइंस होते हैं। मोनोलाइंस वो सही है। बैंक्स हैं जो बैंक्स ही हैं, मॉर्गेज ही देते हैं, लेकिन वो मतलब उनका आप डेबिट अकाउंट और इस तरह से उनकी ब्रांचेस नहीं होती। जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे स्ट्राइव है, लैंडवाइस हैं, ये सब ए लैंडर्स हैं। सही तो है। इन सारे ए लैंडर्स को 660 प्लस स्कोर चाहिए होता है। और अगर नहीं होता किसी वजह से तो फिर मामला बी लैंडर पे जाता है। हमारी कम्युनिटी में आज तक भी कोई एक बंदा मुझे ऐसा मेरा क्लाइंट नहीं मिला जो पर्पसली चाहता है कि उसे बी लेंडर मिले, क्योंकि बी सब लेंडर चाहते हैं की ये मिले क्योंकि मॉर्गेज रेट कम होता है और वो अच्छे बिल्कुल बैंक का रेपुटेशन है, सब चीजें उनकी। एग्जैक्ट, और फीस भी नहीं होती। जो अभी आप जिस बैंक से लेते हैं उसमें आप कोई फीस नहीं पे कर रहे होते, लेंडर फीस। लेकिन जब आप बी लेंडर के पास जाते हैं तो यू पे 1% फीस ऑफ द लोन अमाउंट। तो अगर किसी का अच्छा। 4 लाख का लोन है तो उसने $4,000 बैंक को देना है वो मॉर्गेज लेने के लिए। ओ। और इंटरेस्ट रेट भी उसे हायर मिल रहा है। तो अगर किसी का क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है तो सैडली ए लेंडर आपकी हेल्प ही नहीं कर सकता। डजेंट मैटर आप बहुत पैसे कमा रहे हो, डाउन अच्छा। पेमेंट लेके बैठे हैं, बट आपका स्कोर ही सही नहीं है। अच्छा, तो एक मेरा सवाल है, ये भी बताते हैं जरा नए आने वालों को कि स्कोर किस तरह से बनाया जाए, क्रेडिट जो स्कोर होता है। क्रेडिट स्कोर के लिए देखें, आपने यकीनन क्रेडिट कार्ड्स होंगे आपके पास। कुछ लोग कम से समझते हैं कम पांच कितने छह होने क्रेडिट कार्ड चाहिए? रखने हो चाहो, नहीं, इससे डजेंट मैटर। आपने एक क्रेडिट कार्ड रखें लेकिन उसको बहुत तमीज से इस्तेमाल करना है। आपने टाइमली पेमेंट करनी है, कोई पेमेंट मिस नहीं करनी है, एक दिन भी नहीं ठीक मिस है। करनी है, पहले से ठीक करें। है। कोशिश करें कि ऑटोमेटिक पे लगा दें ताकि आप भूल ना जाएं। अच्छा, प्रीवियसली जो नए आने वाले हैं उनको ये नहीं पता। देखिए, आपका जो क्रेडिट कार्ड है ना, उन वो आप कहते नहीं नहीं मुझे 5,000 की लिमिट चाहिए, 10,000 की लिमिट चाहिए। मसला ये नहीं है कि आपकी लिमिट कितनी है, आपने जो यूटिलाइजेशन रेट है ना वो 30% से लेस रखना है। जो मतलब ये कि उसकी आपका लिमिट दस है हजार उसको 30% रखना है। उसके उसका 30% से लेस आपने यूज करना है। सही है। अगर आपकी 10,000 का लिमिट है तो तो आपने तीन तीन हजार से हजार कम। से ज्यादा नहीं जाना है ऊपर। आप सही है। बोले भाई मेरी क्रेडिट लिमिट तो है, भाई उन्होंने दी क्यों है मुझे? देखिए, वो तो उन्होंने दी है इंटरेस्ट कमाने के लिए। सही लेकिन है। जब बैंक आपको मॉर्गेज के लिए अप्रूव कर रहा है ना, तो वो जाके आपका यूटिलाइजेशन रेट देख रहा है। जब आपका सही है। 30% से ऊपर चला गया है तो ये चीज ने अब आपकी स्कोर को कम करना शुरू कर दिया है। और आप बोले सही नहीं है। नहीं, मैंने जो पेमेंट करता हूँ, मैं मतलब इवन अगर मैं परचेजेस करता भी हूँ तो फॉरन बिल जैसे आता है 100% पे कर देता हूँ। डजेंट मैटर। आपका जब क्रेडिट पुल होता है तो उसमें साफ नजर आ रहा होता है कि मैक्सिमम आपने इस कार्ड को कितना यूज किया है। इवन सही आपने है। वो 1 2 3 साल पहले भी यूज किया हो, वो नंबर अच्छा, नजर आता रहता है। एक और क्वेश्चन है, कितने कार्ड रख सकते हैं? मतलब किसी ने 3 4 कार्ड बनवा लिए, यूज नहीं कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे अम, स्कोर के ऊपर या बैंक के ऊपर लोन अप्रूव करते हुए? क्योंकि अ, बैंक को पता है ऑलरेडी इसने 4 4 5 5 हजार की लिमिट वाले 3 कार्ड, 15,000 तो इसको ऑलरेडी मिला हुआ है, सही। खर्च नहीं कर रहा, लेकिन ये इसके पास अथॉरिटी है खर्च करने की। जी। तो उसका हर क्या बैंक असर पड़ता है? हर बैंक का अपना अपना अलग स्टाइल होता है। पहले तो सबसे पहले जितने भी हों, जॉइंटली थर्टी सही है। परसेंट से लेस ही रखनी है आपने यूटिलाइजेशन, प्लीज ज्यादा मत करिए। थर्टी दूसरी चीज, परसेंट बहुत ही थर्टी लो नहीं परसेंट हो से गई लेस है? रखें। जी, अगर आपने 10,000 का क्रेडिट लिमिट, जैसे पीसी का आपके पास 3,000 का है, स्कोशिया का आपने 5-6 हजार का, आप टोटल चेक करें कितनी आपकी क्रेडिट लिमिट है। एक कार्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये कंप्लीटली कर रही हूँ, और हर कार्ड पे भी अप्लाई होगा, ओवरऑल भी अप्लाई होगा। और फिर उसमें आपने पहले तो 30% से ऊपर नहीं जाना है। और सेकेंडली, जैसे एक बार मेरे अपने पर्सनल मॉर्गेज पे हुआ था, ये आज से 10-12 साल पहले की बात है। तो जो क्रेडिट कार्ड्स मैं यूज भी नहीं कर रही थी, वो भी टीडी जो था उसको एज अ माई लाइबिलिटी ले रहा था। वही मैंने क्वेश्चन में पूछा था कि अगर एक्स्ट्रा कार्ड हो तो वो क्या लोगों के लिए नुकसानदेह होते हैं वो करना? कभी कभार हो भी सकता है, क्योंकि सही वो है। बैंक टू बैंक वेरी करता है। कुछ बैंक्स नहीं, जैसे टीडी को प्रॉब्लम था इस बात से कि मेरे कुछ कार्ड्स हैं लेकिन है तो ना क्रेडिट अवेलेबल आपके पास। सही आई है। वाज लाइक मैं तो कितने यूज ही नहीं आपके पास करती। है सही खर्च करने की पावर जो कि आप आराम से कर सकती हैं? क्या सो अननेसेसरी कार्ड्स नहीं ओपन करें। और उसमें ये जो कार्ड्स होते हैं ना वॉलमार्ट वाले, और इससे मतलब आप चल रहे होते हैं, चेकआउट कर रहे होते हैं, अब आपको कहते हैं ये कार्ड बनवा लो, इससे आपको $50 का इतना कोई बेनिफिट हाँ मिल हाँ, जाएगा, वो बाद में कैंसिल पीछे करवा पीछे पड़ दें। जाते हैं बुरी तरीके से। तो प्लीज आप, अगर आप घर लेने वाले हैं तो आप प्लीज उनको बोले नहीं, पोलाइटली मुझे नहीं चाहिए। $50 के चक्कर में अगर आपकी बाद में एप्लीकेशन में मसला हो रहा है तो इट्स नॉट वर्थ इट। नहीं नहीं, वो तो $50 नहीं कर रहे हैं, वो बोलते हैं बस एग्जैक्टली 1 मिनट लगेगा, अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे, मैं अभी आपको बना देता हूँ और जी। $50 आपको मिल जाएंगे। जी, और बाद में कैंसिल करा लीजिएगा, आपका भी भला हो बाद में जाएगा, मेरा कैंसिल भी भला हो कैंसिल जाएगा। कराने में भी वो हो जाता है डाउन, क्रेडिट स्कोर के जी। बैंक ने आपका स्कोर कम कर दिया।
बिल्कुल, तो इस ऐसा कोई रिस्क ना लें। अगर आपने घर ले चुके हैं या घर लेने का इरादा नहीं है, बहुत टाइम है, आपने ऐसे एडवेंचर्स करने हैं, गो अहेड फॉर इट। $50 फ्री मनी किसी को बुरी नहीं लगती। बट अगर घर लेने आ रहा है तो फिर ट्राई टू जस्ट, और आप $25 है मेरे ख्याल से, 50 नहीं है, 25 होता है। 25 जो भी मनी है आप उसमें ना जाएँ, इट्स नॉट वर्थ इट। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन है कि डाउन पेमेंट कितनी होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा इशू होता है। वो उनकी रनिंग इनकम तो आ रही होती है, जो खर्च भी कर रहे होते हैं, लेकिन डाउन पेमेंट के पैसे नहीं कम होते हैं लोगों के पास। 5%, 10%, 20%, और इससे क्या फर्क पड़ता है? जैसे लोग कहते हैं 20% देंगे तो वो CMHC पता नहीं कौन सा इंश्योरेंस नहीं लेना पड़ता, बिल्कुल, वरना बिल्कुल। उससे कम हो तो आपको इंश्योरेंस भी लेना पड़ेगा। अच्छा, सीएमएचसी इंश्योरेंस है क्या, ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत बिल्कुल है। जी, बताएं देखिए, जरा, पहले मुझे क्या भी होता इसका था, आइडिया नहीं है। हम नेशनल हाउसिंग एक्ट जैसे गवर्नमेंट का होता है, बहुत सही है। सालों डेकेड्स की पहले की बात करते हैं। बैंक्स जो थे ना, सही वो है। रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि अगर कोई कम डाउन पेमेंट लेकर आ रहा है। वो सही कहता है। था कि देखो, कल को तुम डिफ़ॉल्ट कर जाते हो, बैंक्रप्सी हो जाती है, तुमने तो इतना डाला ही नहीं है ना इसमें कि तुम्हारा नुकसान तो ज़्यादा नहीं हो रहा, नुकसान तो सही मेरा है। ज़्यादा हो रहा है। सही है। 5% दे रहे हो तुम, 10% दे रहे हो, तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। बड़ी अमाउंट डाउन पेमेंट की लाओ, देन मैं आपको मॉर्गेज दे दूँगा। अब उससे सही है। हो क्या रहा था कि हर एक तो जमा कर नहीं पाता था, और हम ये बात कर रहे हैं, आई आई कांट रिकॉल, बट 16 और 70s जब ये सीएमएचसी इंट्रोड्यूस हुआ था। सही तो है। फिर इसमें फिर उन्होंने, गवर्नमेंट ने जंप इन किया और बैंक से कहा, देखो, अगर कोई 20% से ज़्यादा देता है, तुम तो उसको वैसे ही दे रहे थे मॉर्गेज। अगर कोई 20% से कम लेकर आता है डाउन पेमेंट, तो मैं, सीएमएचसी गवर्नमेंट का एस्टेब्लिश्ड इदारा, मैं खड़ा होता हूँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए कि कल को अगर ये डिफ़ॉल्ट हो गया, तो इस पर्सन से हमने पहले ही जो है ना सीएमएचसी फीस की मद में एक बड़ा अमाउंट कलेक्ट किया हुआ, इट्स लाइक एन इंश्योरेंस। सही? सही है। और कल को ये डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तुम इससे तो नहीं माँग पाओगे, पकड़ पाओगे अपना लॉस। मैं आऊँगा, मैं बैंक का पूरा नुकसान कवर करूँगा। हाँ, फिर उसके बाद मेरी मुझे निकलवाना है इस क्लाइंट से पैसे, वो तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन इस तरह से बैंक को, एक लेंडर को एक सिक्योरिटी हो गई कि कल को मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेव है। क्योंकि अगर देखें ना आप, अगर कोई सिर्फ 5% डाल रहा है तो एक्चुअली 95% तो बैंक का लगा हुआ है। सही है। सही? तो इस वजह से ये सीएमएचसी फीस इंट्रोड्यूस हुई थी नेशनल हाउसिंग एक्ट के तरीके से, और ये स्टिल है। तो सीएमएचसी फीस की जो परसेंटेज है वो वेरी करती है, और जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा परसेंटेजेस, कि अगर मैं देख भी दूँ कि अगर आप 5 से 9.99% तक डाउन पेमेंट करते हैं, तो लोन अमाउंट का 4% लगेगा। 10 टू 14.99% आप डाउन पेमेंट करते हैं, तो लोन अमाउंट का 3.1% आपकी सीएमएचसी फीस होगी। और अगर 15 से 19.99% तक आप डाउन पेमेंट करते हैं, तो वो परसेंटेज अब 4% से रिड्यूस होकर 2.8% हो जाएगी। सही है। तो यानी कि जितना ज़्यादा आप डाउन पेमेंट बढ़ाएँगे, आपकी सीएमएचसी फीस कम होगी। अब आपको समझने की ये ज़रूरत है कि अब देखिए, यहाँ पे तो बैंक की कोई ना कोई जो है वो सिक्योरिटी ले रहा है। तो इस सही है। वजह से जो सीएमएचसी फीस वाले इंश्योरेंस मॉर्गेजेस होते हैं, वो इंश्योर्ड मॉर्गेजेस होते हैं, और उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है। सही है। और जो 20% से ज़्यादा होते हैं, जिस पे सीएमएचसी फीस नहीं लेगी, अब बैंक को पता है मेरी बैक पे कोई नहीं खड़ा हुआ है, कल को ये बैंकरप्ट होता है या कोई प्रॉब्लम होता है, ये पूरा-पूरा मेरा रिस्क है। तो सही इन है। दैट केस उस रिस्क को कवर करने के लिए वो डे 1 से आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा चार्ज कर रहा होता है। सही है। तो ये इसका चक्कर है सीएमएचसी फीस का। तो आप अगेन जितना ज़्यादा कोई डाउन पेमेंट डालेगा, तो एक तो फ़ायदा ये होगा कि अगर 20% से ऊपर से चला गया, तो आपका सीएमएचसी फीस नहीं लगी, और सीरियसली आपका लोन अमाउंट कम हो गया ना। अब जब लोन अमाउंट कम हो गया, तो आपकी मंथली जो मॉर्गेज है वो भी कम हो गई। तो सही है। आपका यानी कि वो जो स्कोर्स हमने पहले क्वेश्चन में 39% और 44% का किया था, वो भी आपके रेशियोज़ बेटर हो जाएँगे। वो भी सही है। तो 20% अगर किसी को अफोर्ड कर सकता है तो वो सबसे बेस्ट है कि बिल्कुल, उसमें 20% डाले। CMSC की फीस भी खत्म हो जाएगी, और उसके अलावा उनको फायदा होगा, उससे फ़ायदा रेट भी होगा। कम मिलेगा, और ये ए लैंडर का। रेट ज़्यादा मिलता है एक्चुअली उसमें। अच्छा, रेट ज्यादा मिलता है उसमें? उसमें रेट, क्योंकि आप ऐसे समझे ना, लेंडर की कोई प्रोटेक्शन पे बैक पे नहीं खड़ा हुआ है। तो तो वो लेंडर खुद ही इसलिए है थोड़ा-सा लैंडर सबसे बड़ा। लेकिन देखिए, मुझे जो बैंक ने जो हमने देखा है कि ऑल्दो आपको लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन मंथली पेमेंट आपकी फिर भी कम होगी, क्योंकि आपका लोन अमाउंट कम हो गया है। लोन अमाउंट कम है। जी, अच्छा, बिल्कुल। अब दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि होम बायर एक वो होता है प्लान, अभी नया गवर्नमेंट ने निकाला है कि होम सेविंग प्लान लोग डाल सकते हैं उसमें।
और उस पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, पता नहीं इस तरह का, वो आप जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वो और एक एक और आरआरएसपी भी फर्स्ट टाइम होम बायर ले सकता है, ये नहीं कि कोई सेकंड थर्ड टाइम के लिए निकाले, और वो दोबारा से डिपॉजिट कराना होता है जितना भी आरआरएसपी आपने अमाउंट उसके अंदर से लिया। जरा इस पे आप एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, अपनी सबसे पहले मैं सारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स को कहूँगी कि आपके पास जो डाउन पेमेंट है ना, वो आपके चेक इन अकाउंट में बिल्कुल भी मत छोड़ें उसको। सही, वो बैठी उसको, वहाँ पे क्या कर रही है? हाँ, आपने सबसे पहले जाना है बैंक, और एफएचएसए अकाउंट जो फर्स्ट होम सेविंग अकाउंट है, वो आपने पहले अपने बैंक पे खुलवाना है। सही और है। उसका एक, जब से ये स्टार्ट हुआ है तो एक कैरी ओवर अमाउंट जो भी आपका, जब बैंक खोलेगा तो वो चेक कर लेगा आपके सिन के ऊपर कि आपके कितनी रूम आ रहा है। 16,000 आ रहा है, 24,000 आ रहा है, जो भी इस वक्त अमाउंट आ रहा है। और अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रहे हैं तो हस्बैंड का अलग होगा, वाइफ का अलग होगा। सही। सही है। और डिस्पाइट कि वो जॉब कर रही हैं नहीं कर रही हैं लेडीज, वो उनको रूम फिर भी अवेलेबल है। फिर भी वही अमाउंट मिलता है उनको जी, भी, जैसे लेडीज को भी। आरआरएसपी में होता है ना कि वो तो आपकी इनकम का 18% है। अब अगर किसी लेडीज जॉब ही नहीं कर रही हैं, स्पाउसेस, या कोई एक स्पाउस जॉब ही नहीं कर रहा है, तो उसका आरआरएसपी तो रूम होगा ही नहीं ना। तो वो जो ठीक है। आरआरएसपी का होम बायर प्लान है उसका उनको कोई फायदा भी नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले ठीक है। जो आपकी डाउन पेमेंट बैठी हुई है चेक इन अकाउंट में, या इवन आपके लेट से फैमिली में से पीछे से कहीं से पैसे आ रहे हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ डाउन पेमेंट है, एफएचएस अकाउंट खोले, पैसों को वहां डाल दें। सही। ठीक है। अब उसके बाद जितना है उसको मैक्सिमाइज कर दें। उसके बाद भी अगर आपके पास पैसे बच रहे हैं, तो हस्बैंड एंड वाइफ में से जिसके भी आरआरएसपी में जगह है, आप बाकी पैसे वहां डाल दें। एज पर ठीक है। गवर्नमेंट हम अप टू ईच पर्सन, से हस्बैंड वाइफ की बात हो रही है, ईच पर्सन कैन विड्रॉ अप टू $60,000। 60,000 $60,000 किस में केवल। से, आरआरएसपी से? जी, आरआरएसपी से। अच्छा, लेकिन एफएचएस, कितने साल में वापस करने होते हैं, वो दोबारा वो आपके डिपॉजिट कराने होते अकाउंटेंट, हैं? वो आई थिंक 10 ईयर्स का कुछ टाइम है, वो आपके अकाउंटेंट है जो आपको बिल्कुल उस पर गाइड करेंगे। लेकिन अपफ्रंट उसका इतना फायदा है कि वो स्लोली, और स्पेशली जब कोई फर्स्ट टाइम होम बायर होता है, वो फैमिली वाला होता है, तो सही है। उसके बच्चे होते हैं, तो वो जो टैक्स क्रेडिट उसको मिलता है ना, तो एटलीस्ट पहले साल का घर खरीदने के बाद चाइल्ड टैक्स बेनिफिट अच्छा ऊपर चला जाता है। ठीक है। तो ये फायदा उनको होता है। अच्छा, अब जो आरआरएसपी के अंदर जो टाइमलाइन है ना आरएफआई, वो बहुत मैटर करती है। ठीक है। देखिए, आज मैंने यहाँ से अकाउंट से पैसे निकाल के एफएचएसए में डाले, एक दिन भी अगर वो अकाउंट में मेरे बैठ गया, अगले दिन मैं जाके बोलूं मैं पैसा वापस निकाल रहा हूँ, लेकिन वो फिर आपसे वो मांगते हैं कि अच्छा आपका घर हो गया है तो हमें परचेस कॉन्ट्रैक्ट ला के दीजिए, तो आप सही है। निकाल सकते हैं उस अकाउंट से। सी, एक दिन ठीक भी है। अकाउंट में बैठा, आपको बेनिफिट पूरा मिल गया। अगर लेकिन घर ये वो जो, खरीद रहा है उसी वक्त जी भी, तो जी, उसको खरीद रहा बेनिफिट है, अगर मिलेगा, वो कह वो रहा था, इनकम टैक्स में से माइनस हो जाएगा। जी जी बिल्कुल, इनकम टैक्स में से, लेट से अगर उसने 1 लाख उसकी इनकम थी, हस्बैंड वाइफ ने मिला के 30,000 एफएचएसए में डाल दिए, तो नेक्स्ट ईयर जब वो उसने घर खरीदा, मतलब जो भी टैक्स फाइलिंग ईयर होगा उसका, तो वो उनके अकाउंटेंट उसकी 70,000 डिक्लेयर होगी, तो यानी कि जो सही उन्होंने है। एक्स्ट्रा टैक्स दिया था वो तो वैसे ही रिफंड आ गया। लेकिन बात हो रही है नंबर ऑफ टाइम के अकाउंट में पैसा बैठा कितनी देर, वो सिर्फ एक दिन भी बैठा ना, काम चल गया। लेकिन काम ये हो जो गया। होम बायर आरआरएसपी प्लान है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंटली वर्क करता है। इसमें आपके पैसे को 90 डेज बैठना ही बैठना है। कम से कम 90 डेज होना कम चाहिए, अज फिर कम आप 90 निकाल डेज। सकते हैं। एग्जैक्टली। अगर आपकी टाइमलाइन नहीं मैच हुई, निकालना तो आपको पड़ेगा क्योंकि वही पैसा तो था जिससे आपने डाउन पेमेंट पे करनी थी, बट सही है। आपको फिर कोई बेनिफिट नहीं मिला। तो कोई इसलिए बेनिफिट नहीं। जहां आप सोचें कि मेरा है आरआरएसपी को, मतलब एफएचएसए में डालने के बाद पैसा बच रहा है अगर, तो ए सैप आपने डालना है, ताकि वो 90 डेज का टाइम पीरियड पूरा हो सके आपकी पोजेशन से पहले पहले। ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है कि मेरी इनकम जो है वो कुछ बोनस मिलता है, कुछ ओवर टाइम मिलता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है? कुछ लोग ऊबर ईट कर रहे हैं, कुछ लोग स्किप द डिशेस कर रहे हैं, कोई ऊबर टैक्सी कर रहा है, मुख्तलिफ किस्म की वो आ रही है उसके अंदर इनकम। तो क्या बैंक उसको एक्सेप्ट कर लेगा? जो एज अ इनकम में क्या रिक्वायरमेंट होती है बैंक की? बैंक देखता है आपके पिछले 2 साल के टैक्स रिटर्न्स को। अच्छा, वो सही। सीआरए की अब वो टी सीआरए फोर के टैक्स रिटर्न्स चाहिए, तो अब अगर आप ये सारे जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बात कर लेते हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब कर रहा है, एक और तरीका है अकाउंटेंट्स का। आई रियली अप्रिशिएट अकाउंटेंट्स, जिस तरह हम आपको टैक्स सेविंग में हेल्प करते हैं। वो कहते हैं एक्सपेंसेस डालो, राइट ऑफ डालो, एट द एंड तुम्हें टैक्स ही नहीं देना पड़ेगा। विच अकाउंटिंग के परस्पेक्टिव से ये बहुत अच्छा एक्ट है कि उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, एक सैलरीड को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, बट एट द सही है। एंड ऑफ द डे जब आपके बैंक पे डॉक्यूमेंट्स जाएंगे तो रिजल्ट तो आएगा जी आप कुछ कमाते ही नहीं है। आप बोलते हैं जी सही है। रेवेन्यू तो हमारा है, तो वो कहते हैं बिजनेस तो फिर प्रॉफिट में गया ही नहीं ना कि वो आपको सैलरी दे पाया। वो तो टैक्स टैक्स बचाने के लिए अकाउंटेंट ने उसको घर से निकलवा दिया।
जी, तो अगर आपका प्लान है और आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने अकाउंटेंट से बात करके रखें और बैंक से भी एक दफ़ा पहले एक डिस्कशन कर लें कि मुझे मतलब मैं 5 लाख का, 6 लाख का, 7 लाख का घर सोच रहा हूँ, तो उसके लिहाज से आपको कितनी एम्प्लॉयमेंट इनकम चाहिए ताकि मैं उस तरह से प्लान पहले से करता रहूँ, इतना टैक्स मैं पे करूँ। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ कहते हैं कि रेवेन्यू तो है, लेकिन नेट मैंने टैक्स बचा लिया, तो ए लेंडर इसको नहीं एक्सेप्ट करता। बी ठीक है। लेंडर एक्सेप्ट कर लेता है। बी लेंडर कहता है कि मुझे आपके सीआरए का एक पेपर नहीं चाहिए। मुझे आप बैंक स्टेटमेंट्स दिखा दें कि हाँ, आपके पास पैसा आया। और हम भी समझते हैं कि बहुत से लोग राइट ऑफ करवा लेते हैं। तो सही। अगर आप में से कोई जो सुन रहा है और वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसके साथ ऐसा ही हो रहा है, प्लीज़ कनेक्ट विद मी ताकि मैं नंबर्स रन करके आपको मैसिव डिफरेंस दिखाऊँ कि 2 साल आप अगर सैलरी देते हैं और फिर गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, तो आप कितना टैक्स देंगे। और लेट्स से आप थोड़ा-सा 1% लेंडर को, बी लेंडर को फीस दे दें और थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट ज़्यादा दे दें, तो आपकी कितनी मंथली पेमेंट बन रही है। और जब वो कंपेयर होता है तो हमारे मतलब मैंने देखा है पाकिस्तानी कम्युनिटी में इतना कॉमन नहीं है, लेकिन चूँकि मैं मॉर्गेज ब्रोकर भी हूँ, तो जब मैं दूसरे कम्युनिटीज़ में देखती हूँ, अ लॉट ऑफ बिज़नेसेस प्रेफर बी लेंडर्स बिकॉज़ देन फिर सही। उनका सीआरए से कोई लेना-देना ही नहीं है, तो वो कुछ डिक्लेयर ही नहीं करते हैं बिकॉज़ दे ठीक नो है। इनकम इज़ कमिंग। ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि जैसे लोगों ने ऑटो जो गाड़ी है वो अपने लोन पे ली हुई है, अब क्रेडिट कार्ड हैं, दूसरे कर्जे हैं, तो ये ऑल टुगेदर किस तरह इफेक्ट करता है हमारे मॉर्गेज को? अ, यानी बैंक में अप्लाई करेंगे जो लोन है हमारे ऊपर, उसको वो किस तरह से इफेक्ट करेगा? डिज़ास्टर। बिगेस्ट डिज़ास्टर है। और सही है। मुझे मुझे सबसे मतलब कई मेरे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे अप्रोच किया कि हमें मॉर्गेज चाहिए। मतलब हम वी आर लुकिंग फॉर बाइंग द होम और सबसे जब मैं क्वेश्चंस लिस्ट और जब आया मैंने कहा यहाँ तो आप गए। एंड दे लाइक नहीं, नहीं, नहीं हम बिल्कुल पे कर सकते हैं, हम पेमेंट्स कर रहे हैं। आई वाज़ लाइक रिमेंबर हमने जो पहली स्लाइड में जीडीएस और टीडीएस की बात करी थी, उसमें हमारे पास सिर्फ 4% का रूम था, हमें 44% से नीचे रहना था। अच्छा ये इंश्योर्ड सही है। मॉर्गेज की बात है। सीएमएचसी के बगैर आप जाते हैं तो बैंक जैसे कुछ बैंक स्कोशियाई जैसे थोड़ा-सा ऊपर चला जाता है, बट इतना मैसिव नहीं जाता कि आपकी इनकम का 70-60% जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कार लोन्स जो मैंने देखा है। इन दैट केस फिर बैंक आपको कहता है कि या तो इस लोन को पे ऑफ करो, या तो फिर जो तुम घर का साइज़ देख रहे हो अब साइज़ को छोटा करो, मतलब ये 6 लाख का घर अब नहीं अफ़ोर्ड कर पाएँगे, अब आप 4 पे ही अप्रूव हो रहे हैं आके, या फिर डाउन पेमेंट बढ़ाओ। ये रियल्टर के ऊपर भी होता है, वो नए वाले का थोड़े अरमान को खत्म थोड़ा नीचे कर देते हैं, उनकी रेंज में ले आते हैं, बोलते हैं स्टार्टर होम, तुम तो अभी नए आए हो, पहले स्टार्टर ले लो, फिर जब इनकम ज्यादा हो फिर आप अपना बड़ा जो आपको चाह रहे हैं कि उस तरह का कि ऊपर हो और फ्रंट गैराज हो और पीछे बैकयार्ड ऐसा हो और सिंगल फैमिली होम हो, तो ये रियल्टर असल में उनको वो कर ले आते हैं रेंज के अंदर कि तुम्हारी इतनी रेंज है, तुम इसके अंदर ही अंदर देखो घर को। रियलिटी चेक मेरे ख़्याल में असल में होता ये है कि बहुत से लोग जो आपका क्वेश्चन एक आने भी वाला है प्री अप्रूवल का, वो सब घर देख रहे होते हैं और कहते हैं ये हमें घर पसंद आ रहा है। इसका मॉर्गेज जैसे मैंने बताया ना बैंक की ऐप्स हैं मॉर्गेज कैलकुलेटर की, विद अरे इस पे तो लेट्स से 2000 आ रहा है। सही इतना है। तो मैं रेंट पे कर रहा हूँ, तो मैं फिर घर ही ना ले लूँ। तो सही। अगर वो रियल्टर को अप्रोच करने से पहले बैंक पे जाके एक प्री अप्रूवल ले लें, तो उनको रियलिटी चेक वहीं मिल जाएगा सही कि है। आप अप्रूव ही नहीं हो पा रहे हैं ना। अगर आप अप्रूव हो नहीं, रहे हैं, एक गो वैसे अहेड। क्वेश्चन है कि बैंक में हम जाते हैं, उनकी बड़ी हाई रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन हमारी कम्युनिटी के जो मॉर्गेज ब्रोकर्स हैं वो किसी ना किसी तरह एडजस्ट करा देते हैं लोगों को, जी। कम इनकम में भी पता नहीं जो भी उनके तरीका कार है, तो वो अप्रूव करा देते हैं लोन। वो भी एक फैक्टर होता है इसमें। वो भी फैक्टर होता है। अब इनिशियली हमने फाइल तो किसी की नहीं देखी कि एग्ज़ैक्टली क्या-क्या अटैच किया गया है। सही है। ये भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ उसमें चीज़ें ऊपर-नीचे विल वी डोंट नो। लेकिन अगर वो अप्रूव हो रहे हैं तो दैट मीन्स कुछ तो होगा जो उन्होंने बैंक को सबमिट करवाया होगा। हाँ क्योंकि हाँ, जाहिर है मोर और बैंक को लेस भी बैंक्स दिखाना की होता हर है। एक जी, बैंक्स की रिक्वायरमेंट मोर और लेस सेम सेम है तो चूँकि आप क्या समझती हैं, कर्ज पहले उतारें या डाउन पेमेंट को इकट्ठा करें? बैंक पहले बात करें मॉर्गेज ब्रोकर या बैंक से, वो आपके नंबर्स रन करते हैं। कभी-कभार अगर आप विद इन द रेशियोज़ आ रहे हैं, तो फिर डाउन पेमेंट ज़्यादा कर दें, ज़्यादा बेहतर है। लोन उतारने की ज़रूरत नहीं है। सही है। अगर कि अप्रूव हो रहे हैं, मतलब वो जब नंबर्स रन करेंगे, तो वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिखा सकते हैं कि इतना अगर तुम पे ऑफ कर दो, अमाउंट तो फाइन है और इतना ना किसी की देखिए अगर इनकम ज़्यादा है, तो लोन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो उसके रेशियोज़ स्टिल मीट हो रहे हैं स्ट्रेस टेस्ट के। ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, घर खरीदने के बाद कम से कम कितनी इमरजेंसी सेविंग होनी चाहिए? ये नहीं कि उसने सारी चीजें डाउन पेमेंट में और इधर उधर डाल दी और बिल्कुल खाली होके बैठ गया,
कोई मैं इमरजेंसी कहूँगी खर्चा आ रहा है, कुछ हो रहा है तो क्या करे वो? मैं कहूँ वैसे कहते हैं रिकमेंडेड कनाडा में 3 टू 6 मंथ्स ऑफ इमरजेंसी फंड्स जो आपका 3 टू 6 मंथ्स का जो एक्सपेंस है आपका, वो सही होना है, चाहिए आइडियली। लेकिन ऐसा होता है कि जब घर खरीदते हैं तो बिल्कुल वो जो डाउन पेमेंट पे करने से पहले अमाउंट इतना सारा होता है, वो बिल्कुल अकाउंट कंगला शो होने लग जाता है। एंड सही इट है। इज़ अ रियलिटी, बट सेफ साइड पे ये करें कि कुछ पैसे रखें, एटलीस्ट 3 मंथ्स के रखें। और अगर के दैट्स 2 लोग हैं, स्पाउस दे बोथ आर वर्किंग, या उनके बड़े बच्चे हैं जो वर्क कर रहे हैं, तो समबडी शुड हैव अ डिस्कशन कि गॉड फॉरबिड अल्लाह ना करे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है तो हम इसको अपना इमरजेंसी प्लान बनाएं कि ठीक है। हम एटलीस्ट एटलीस्ट मॉर्गेज जाता रहे और हमारे सर से छत ना, यूटिलिटी बिल्स और मॉर्गेज ये क्योंकि जाते रहे। जॉब भी इतनी ज्यादा सिक्योर नहीं होती, यहाँ कभी भी ले ऑफ कर देते हैं एकदम। वो प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया जिस पे काम कर रहे हैं, या बैंक का लोन अप्रूव नहीं हुआ, कंपनी ने उसको ले ऑफ कर दिया, तो जी, वो उसके पास कुछ ना कुछ सेविंग होनी चाहिए। ये नहीं हुआ कि बिल्कुल, वो बिल्कुल ही खाली होके बैठ गया बंदा। बिल्कुल। और और एक एक और चीज। ये लाइन ऑफ क्रेडिट वगैरह लेके रखे कोई, जी।